बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ऑन रिक्वेस्ट है। उस डिज़ीज़ का नाम जो है वो है गोशेस डिज़ीज़। हम सब टाइटल्स में उसकी स्पेलिंग लिख भी देंगे, क्योंकि ये एक फ़्रेंच डॉक्टर थे, उन्होंने डायग्नोज़ की थी और रिसर्च की थी। तो गोशे डिज़ीज़ जो है, दिस इज़ अ रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वेरी रेयर। और वेरी रेयर इसलिए क्योंकि इट्स बिन मोर देन 15-16 ईयर्स के जो 16-17 साल की प्रैक्टिस में आई हैव सीन, मेरा ख्याल है कोई 3 और 4 केसेस। और ये रिसेंटली विद इन लास्ट फ्यू ईयर्स या लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव सीन लाइक 2 पेशेंट्स गोशेस डिज़ीज़ के। वरना इससे पहले बहुत रेयर था कि हमें ऑफ एंड ऑन ये चीज़ देखने को मिले। तो लास्ट वीक भी इवन गोशे डिज़ीज़ एक बच्ची इनफैक्ट फ़ीमेल बच्ची हमारे पास एक आई हुई थी, स्टिल अनडायग्नोज बट सस्पेक्टेड। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ीज़ इटसेल्फ, गोशे डिज़ीज़। और बेसिकली इसमें होता ये है कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है कि भाई ये डीएनएज़ और जीन से रिलेटेड बीमारी है जो कुदरती तौर पे एक इंसानी जिस्म के अंदर पाई जाती है। और इसमें ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब होता है कि एक हर प्रेगनेंसी के अंदर 25% चांस होता है इस बीमारी के आने का, और 1 in 4 कह सकते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब है कि अगर किसी बच्चे में ये बीमारी हमें नज़र आ रही है अपने फुल सिम्टम्स के साथ, तो उसका मतलब है कि दोनों पेरेंट्स में से ये कैरियर जीन्स आए हैं, तो बेबी को वो बीमारी सामने नज़र आई है। अगर किसी एक पेरेंट से ये बीमारी ट्रांसफ़र हो जीन ट्रांसफ़र हो, तो वो बीमारी ऐसा सच बनती नहीं है बच्चे में। वो कैरियर ही रहता है, कैरी तो करता है, ट्रांसफ़र कर सकता है आगे, लेकिन उसमें इट्सेल्फ बच्चे के अंदर वो बीमारी नहीं आती। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स की साइड से ये डिफेक्टिव जीन कह सकते हैं या कैरियर जीन कह सकते हैं, ये दोनों पेरेंट्स में से अगर आ रही है और वो बच्चे में गए हैं दोनों कैरियर जीन्स, तो फिर वो बच्चा उसमें बीमारी शो करता है। ठीक हो गया। तो इसी तरह कुछ बीमारियां ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं, उसमें अगर कोई एक पेरेंट भी ट्रांसफ़र कर दे जीन्स, जो कुदरती अमल है अल्लाह के हुक्म से, ये इंसान के बस में नहीं है ना किसी पेरेंट्स के बस में कि वो ट्रांसफ़र करें जीन्स या ना ट्रांसफ़र करें, अल्लाह ताला हिकमत जानने वाला है। तो इसमें डोमिनेंट जो होता है उसमें किसी एक पेरेंट से भी अगर डिफेक्टेड जीन आ जाए तो बच्चे में बीमारी वाज़ेह हो जाती है। लेकिन रिसेसिव में दोनों पेरेंट्स में से जीन ट्रांसफ़र होना ज़रूरी होता है, तो वो बीमारी अपना सारे साइन सिम्टम्स शो करती है। ठीक हो गया। अब इसमें एक ख़ास किस्म का एंजाइम है जो मिसिंग है, और वो एंजाइम करता ये है कि वो एक हमारे एक फैटी सब्सटेंस जो होता है, लिपिड्स जिसको हम कहते हैं साइंस में, उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है, या फिर वो फ्यूल में ट्रांसफ़र करता है, आप कह सकते हैं ग्लूकोज में ट्रांसफ़र करता है, ब्रेक डाउन करता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। लेकिन इस एंजाइम के मिस होने की वजह से वो लिपिड्स जो हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते, और वो बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दे एक्यूमुलेट इनसाइड आवर बॉडी, और एक्यूमुलेट होते हैं लिवर के अंदर हो सकते हैं, इवन स्प्लीन के अंदर हो सकते हैं, बोन मैरो में हो सकते हैं। तो अक्सर स्प्लीनोमेगैली इस गौशे डिज़ीज़ में एक स्ट्राइकिंग फ़ीचर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर लिपिड्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, फैटी सब्सटेंस इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब जब स्प्लीनोमेगैली होती है तो फिर बहुत सारे हमारे फंक्शंस ख़राब होते हैं बॉडी के अंदर। इवन अगर ये बोन मैरो इन्फिल्ट्रेट कर जाए तो एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, सफ़ेद खून कम हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, नाक से खून, ज़ख़म सही से नहीं जोड़ रहे, हल्की सी चोट लगे तो ब्रूज बन जाता है, नील पड़ जाते हैं, तो ये सेल लाइन सारी हमारी ख़राब हो जाती हैं। बोन पेन्स हो सकती हैं, फेलियर टू थ्राइव, ग्रोथ उस तरह नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। इसमें 3 तरह की टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और टाइप 1 बेसिकली एडल्ट्स में है, जो कि लेस सिवियर है। ऑनसेट भी थोड़ा लेट ऑनसेट होता है, एडल्ट एज में जाके पता लगता है कि अच्छा भाई ये एक मसला है। और जो टाइप 2 है वो इन्फेंटाइल है, वो थोड़ी सिवियर फॉर्म है, जो इवन 6 मंथ्स पे ही अपने सिम्टम्स शो कर सकती है हेपेटोस्प्लीनोमेगैली को लेके। और टाइप 3 इसी तरह जैसे टाइप 2 है, इससे मिलती जुलती प्रेजेंटेशन उसकी भी होती है, बट अगेन
टाइप 2 इज़ द मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ गॉशर डिज़ीज़, क्योंकि इसमें ब्रेन इन्वॉल्वमेंट भी होने के चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब में हो, लेकिन हो सकता है। टाइप 3 में भी ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन टाइप 1 में नहीं होती। इसी तरह इनकी मैनेजमेंट में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि टाइप 1 और 3 में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। स्पेशली टाइप 1 में जो एडल्ट ऑनसेट है, उसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी अलोन अपना काम कर लेती है, और वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ स्पैन स्पेंड करते हैं। उनको बीमारी में से वो ऑलमोस्ट मैनेजेबल हो जाती है, खाली एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से। जैसे कि पहले बताया कि एक एंजाइम मिसिंग है, तो एंजाइम देते हैं तो काम थोड़ा बेहतर हो जाता है, बहुत सारे सिम्टम्स रिवर्स हो जाते हैं, स्पेशली खून की कमी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, बोन पेन्स, फटीग, ये सारे। टाइप 2 में क्योंकि एक तो बहुत अर्ली ऑनसेट होता है, बच्चे के अंदर हो जाती है, और दूसरा कि उसमें कॉग्निशन पे बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है, मोटर स्किल्स पे फ़र्क पड़ता है, आई मूवमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, तो वो थोड़ी आप समझ लें वेग सिम्टम्स चले जाते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाती है। उसको खाली एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से मैनेज करना साइंस के मुताबिक, अल्लाह ताला बेहतरीन शिफा देने वाली ज़ात है, ऐसी शिफा जिससे बीमारी का नामो निशान ख़त्म हो जाए। ये सब तो अल्लाह के फ़ैसले हैं, लेकिन साइंस के मुताबिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी टाइप 2 में शायद बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होती। और टाइप 3 में भी अगेन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी काम कर सकती है अगर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ बीमारी में। अगर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ERT एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इफ़ेक्टिव इतनी नहीं होती, समटाइम्स कुछ ना कुछ काम करती है। और फिर इसमें हम आ जाएंगे कि इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। फ़र्स्ट, ये नहीं कर रहा काम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, व्हाट एल्स डू वी हैव। जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है शिफा तो लाजमी होगी इस बीमारी की, इलाज भी लाजमी होगा, लेकिन साइंस अभी तक समझने से कासिर है कि इसको कैसे हमने ठीक करना है। उम्मीद अल्लाह से यही है, अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, और उम्मीद अल्लाह से यही है कि अल्लाह करे कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज़ साइंस ये रिसर्च अपनी कंप्लीट कर सके भाई कैसे इस बीमारी को ठीक करना है। ठीक हो गया तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है। इट्स अ वेरी रिस्की प्रोसीजर, और कुछ लोग उस पर उसका एक फिर ज़ाहिर एक सिनेरियो पूरा सेटअप होता है, सिनेरियो होता है भी कौन कौन उसके लिए फ़िट हैं, कौन नहीं है, किसकी कर सकते हैं, किसकी नहीं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ अ रिस्की प्रोसीजर इट्सेल्फ, और उससे जो डिफेक्टिव सेल्स एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं अंदर, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह एक और बड़ी लेटेस्ट रिसर्च इस पर चल रही है जेनेटिक थेरेपी के ऊपर, जेनेटिक थेरेपी, और वो भी ब्रेन टारगेटेड जीन थेरेपी। उसमें जीन्स रिप्लेस कर सकते हैं, जो जीन्स हमारे डिफेक्टिव हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज़ बिल्कुल लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो इसके अंदर इस टाइम साइंस पढ़ रही है, रिसर्च कर रही है। लेकिन उसके बाद भी यही है कि ये एक इंतहाई सेंसिटिव और हाई रिस्क प्रोसीजर करने के बाद सर्टेन टाइम पीरियड के लिए तो वो जीन्स जो हमने रिप्लेस किए हैं वो अपना काम करते रहते हैं, एंड देन दे स्टार्ट टू वेयर ऑफ। फिर आपको दोबारा ये प्रोसीजर करना पड़ता है, मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स, मे बी गुड लक हो तो अ ईयर 2, लेकिन जीन थेरेपी की भी रिकरेंट करनी पड़ती है। तो वो इतना कोई रिकमेंडेड ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट नहीं है। रिकमेंडेड फ़िलहाल ERT है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, और बाकी सिम्टोमेटिक इलाज चल रहा होता है। एवरी 2 वीक्स आपको ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करवानी पड़ती है। इन्फ्यूजन्स के ज़रिए भी हो सकती है, घर पे भी हो सकती है, और स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में भी हो सकती है। और डायग्नोसिस, अगर डायग्नोसिस पे आएंगे, हमने कैसे डायग्नोस करना है, इट्स अ रेयर डिजीज़। और स्प्लीनोमेगैली, तिल्ली बढ़ जाना, नाक से खून आ जाना, जिस्म में दर्द, फेलियर टू थ्राइव कि बच्चा बढ़ नहीं रहा ठीक से, ये बड़ी कॉमनली हम OPD में देखते रहते हैं। बट वी वॉन्ट थिंक ऑफ गॉशर डिजीज़ जस्ट स्ट्रेट अवे, क्योंकि एक रेयर डिजीज़ है। अक्सर मैं पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनको मैं कहता भी हूँ कि देखें, कभी कभार वो बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में पूछते हैं कि इसको ये तो नहीं हो गया, इसको ये तो नहीं हो रहा। तो मैं उनको कहता हूँ देखें, कोई भी बेबी हम देखते हैं तो हमारे जहन में उसकी कोई 8-10, डॉक्टर के जहन में 8-10 बीमारियाँ आती हैं, लेकिन जो 10वें नंबर पे है, जो कभी कभार नज़र आती है, आप फ़ौरन से उसके ऊपर तो नहीं सोचना शुरू करते, तो पहले आप कॉमन मसले ठीक करते हैं। तो इवन साइंस की किताबों के अंदर, मेडिकल की किताबों के अंदर लिखा है कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वुड मिस द डायग्नोसिस, क्योंकि दे वोंट थिंक ऑफ गॉशर डिजीज़ स्ट्रेट अवे। तो लेकिन जहाँ ये अब फिर हिस्ट्री पे आ जाते हैं, जहाँ पेरेंट्स आपको फर्स्ट सिटिंग पे ही बता दें कि भाई हमारी फैमिली के अंदर एक
एक प्रॉब्लम ये चल रहा है। मोस्टली वो बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती हैं वो डायग्नोज्ड हुई भी होती हैं फैमिली, जैसे थैलेसीमिया है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ नो कि जी अच्छा हमारे मामू को ऐसा था या हमारे चाचा को ऐसा था, हमारी एक आंटी है उनको ये बीमारी भी है, तो दे शुड टेल द डॉक्टर स्ट्रेट अवे। जैसे मैं आपको अभी लास्ट वीक का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमारे पास पेशेंट आए, उन्होंने जब वो मैंने एग्जामिनेशन किया, अल्लाह ताला ज़हन में बात डालते हैं, तो मैंने कहा कि बच्चे की तिल्ली बढ़ रही है, इसकी स्प्लीन का साइज़ आया, तो देन दे पुट अप द फाइल मेरे सामने, उनके पास फाइल थी ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे सामने फ़ाइल रखी, देन टोल्ड के भी अच्छा बच्चे का एक चाचू हैं उनको गॉशर डिजीज़ भी है, तो देन यू प्लान डिफरेंटली। तो लेकिन स्ट्रेट वे नंबर वन पे डिफरेंशियल में हम गोशेस नहीं रखते। तो ये जो हिस्ट्री बताना है पेरेंट्स का काम होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर को बता देना चाहिए अगर ऐसा कोई चीज़ फैमिली में है, तो ज़्यादा जल्दी ताकि डायग्नोसिस बने। अच्छा जी, डायग्नोसिस पे मैं आ रहा था, तो डायग्नोसिस के लिए एंजाइम एक्टिविटी भी एक टेस्ट है जो कर सकते हैं ल्यूकोसाइट्स में, और इसी तरह हम नंबर वन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो जेनेटिक टेस्टिंग है, जिसमें आप कैरियर स्टेट भी देख सकते हैं कि भाई पेरेंट्स में ऐसा कोई कैरियर स्टेट है या नहीं है, और बच्चे में भी डायग्नोस कर सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस करने का। ठीक हो गया जी। तो इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई अगर सवाल हो, कोई क्वेरी हो, स्पेशली जो बच्चे इस इलनेस से गुज़र रहे हैं, जिनके पेरेंट्स इसमें से गुज़र रहे हैं, उनके जहन में कोई सवाल हो तो डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू फर्दर गाइड यू कि इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। और उम्मीद अल्लाह से बहुत अच्छी रखें, अल्लाह से उम्मीद रखनी है, और अल्लाह ताला से जैसे हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला वैसे इंसान के साथ पेश आते हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए सेहत शिफा रखें, खैर के साथ आसानियाँ करें पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बहुत सारी दुआएं दी सबके लिए, और अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।